Hello students, welcome back to Biology Pathshala by Juhi. In the previous lecture, we studied prokaryotic organisms. Today we will study eukaryotic organisms and understand how plant and animal cells differ from each other. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों? तो ये हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि इनके पास में प्रिमिटिव टाइप और इंसिपिएंट टाइप न्यूक्लियस होता है। मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो बच्चों अब हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को जो ज्यादा एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। तो बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रैंडमली साइटोप्लाज्म में नहीं होता है जैसे बैक्टीरिया में होता था। क्योंकि अपन ने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में जो होता है, जो न्यूक्लियस था वो हमारा वेल डेवलप्ड नहीं होता है। मतलब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, इसलिए उनका साइटोप्लाज्म रैंडमली सॉरी उनका न्यूक्लियस रैंडमली कहाँ रहता था? साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ रहता था। बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो सेफ और प्रॉपरली पैक्ड होता है। इसके अलावा बच्चों जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा सराउंडेड होता है किससे? एक डबल मेम्ब्रेन से, जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। बच्चों न्यूक्लियर एनवलप कैसा स्ट्रक्चर होता है? हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि सराउंड करके रखता है किसको? न्यूक्लियस को। जबकि प्रोकैरियोट्स में ये मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कवर्ड है तो उसका एडवांटेज क्या है? सोचो कि इसका क्या एडवांटेज हो सकता है। आप लोग सोचना, पहले अपने आप वीडियो पॉज करके आंसर देना और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखना। ठीक है? तो बच्चों इससे क्या एडवांटेज होता है? ये मेम्ब्रेन क्या करती है? ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देती है और न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। ठीक है बच्चों, क्या करती है? ये प्रोटेक्शन देती है और ये न्यूक्लियस को किससे अलग करती है? साइटोप्लाज्म से अलग करती है। ठीक है? अब समझते हैं अपन कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें अलग अलग ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं और सबका बच्चों एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे अपन ने यूकैरियोट्स में देखा था कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते थे लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। तो अब ये प्रेजेंट है तो इनका कुछ ना कुछ फंक्शन भी होगा। तो कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स का मैं अभी आपको एग्जांपल बता रही हूँ, बाकी अपन लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा बच्चों गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी क्या होता है हमारा? ये पैकेजिंग में हेल्प करता है। क्या करता है? पैकेजिंग में हेल्प करता है। अच्छा इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। जैसे एक कंपनी है, ठीक है? अब उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे टेक का डिपार्टमेंट है और क्या एग्जांपल ले सकते हैं कंपनी में, जैसे ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, बोलते हैं ना ये एचआर डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसी तरीके से बच्चों यूकैरियोट्स में भी अलग अलग ऑर्गेनील्स होते हैं और जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है? अब बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? साइज में बड़े होते हैं और जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? जबकि अपन ने क्या पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे? सिंपल होते हैं। सिंपल क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स क्या थे? एब्सेंट थे। बट यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं? हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है? अब बच्चों इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे जो प्लांट सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं।
क्योंकि इनमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनील्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से बच्चों एनिमल में हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो जो ह्यूमन बॉडी की सभी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? यूकैरियोटिक होती हैं। अब हम लोग फंजाई की बात करते हैं, तो फंजाई में भी यीस्ट है, वो भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब प्रोटिस्ट की बात करते हैं, तो प्रोटिस्ट में हमारा जो अमीबा और पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो बच्चों प्रोटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्रोटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब बच्चों मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या कि हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एडवांस्ड सेल क्यों कहते हैं? ठीक है, अब इसका भी आप लोग पहले आंसर देने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके, देन आगे फिर इसका एक्सप्लेनेशन सुनना। ठीक है, क्यों बच्चों, क्यों कहते हैं इन्हें एडवांस्ड सेल? वैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, लेकिन मैं फिर से बताती हूँ क्यों कहते हैं। क्योंकि इनके पास जो होता है प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं, और प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। और ये जो अलग अलग ऑर्गेनील्स होते हैं, ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल से ज्यादा एडवांस्ड माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि इनके पास में प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, और स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनील्स होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शन। इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ज्यादा एडवांस माने जाते हैं। तो बच्चों, here are some characteristics of the eukaryotic organisms. ये फीचर्स जो होते हैं ना, इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल से ज्यादा एडवांस्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए लीनियर फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? डीएनए लीनियर होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में कैसा था हमारा बच्चों? सर्कुलर था। कैसा था? सर्कुलर था। तो यहाँ पे ये चीज याद रखने वाली है कि यूकैरियोट्स में लीनियर होता है और प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है। ये डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब डीएनए प्रॉपरली अरेंज्ड होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अपन ने प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम प्रेजेंट थे? 70s थे। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? दैट दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। दैट्स व्हाई इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन बहुत एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, that ribosome are called the protein factories of the cell। ठीक है, अब बच्चों एक सेल्स में अलग अलग ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होती हैं, है ना? यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर ऑर्गेनील का बच्चों एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसी को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब हम लोगों ने जो है काम को अलग अलग उसमें बांट दिया है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनील्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैंने एग्जांपल दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया मेरा एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, गोल्जी बॉडी क्या करेगा? पैकेजिंग करेगा। ठीक है, अब ये अलग अलग ऑर्गेनील्स हमारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको एक एनालॉजी से समझ लो, जैसे स्कूल में बच्चों हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होते हैं ना। मैथ्स दूसरी मैम पढ़ाने आ रही है, बायोलॉजी जूही मैम पढ़ाने आ रही हैं, फिजिक्स कोई और मैम पढ़ाने आ रही हैं, केमिस्ट्री कोई सर पढ़ाने आ रहे हैं। तो बच्चों इसी जैसे अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट टीच करते हैं, इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनील्स हमारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप की सेल डिवीजन शो करते हैं। जो बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप की डिवीजन शो करते हैं। माइटोसिस फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड मियोसिस फॉर गैमीट फॉर्मेशन। जबकि बच्चों प्रोकैरियोट्स में अपन ने क्या पढ़ा था?
कि जो प्रोकैरियोट्स में सिंपल बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है बच्चों? जो सेल डिवाइड करती है वो कैसे करती है? सिंपल बाइनरी फिजन से करती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस शो करती है। ठीक है। अब बच्चों सेल्स के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब हर कंपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्या होता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? कि वही कि साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में ही क्या प्रेजेंट है? हमारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है। तो इसी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं कि सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब अलग अलग कंपार्टमेंट है मतलब अलग अलग ऑर्गेनील्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इसके बाद में बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स में इंटरनल प्रोटीन फ्रेमवर्क होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है बच्चों? ये सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है और बच्चों ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है। क्या करता है ये? एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो बच्चों इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला। ये सेल का स्केलेटन होता है। इसके बारे में अभी बच्चों जब अपन लोग सेल ऑर्गेनील्स वाला लेक्चर पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी आप लोग यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं अपन, तो इस बात को थोड़ा समझ के चलना कि ये हमारे कैसे होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये सेल को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं और ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में बच्चों जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। कैसे अरेंज्ड होता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। ठीक है। ये इनहेरिटेंस और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जबकि बच्चों प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ही जब हमारा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो क्रोमोसोम कैसे ऑर्गेनाइज्ड होंगे? सो स्टूडेंट यूकैरियोटिक सेल्स हमारे हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्योंकि इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स और कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है। तो ये एक स्लाइड है जहाँ पे अपन ने बताया हुआ है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों अपने फर्स्ट कॉलम में मैंने इसका फीचर बताया हुआ है, फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। ये जो कंपैरिजन है ना बच्चों, ये नीट और बोर्ड एग्जाम्स दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग फीचर बाय फीचर डिफरेंस समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोकैरियोट से। तो बच्चों प्रोकैरियोट सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब यहाँ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। तो बच्चों इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है। जबकि बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो बच्चों यही मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। अपन ने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था इस बात को, फिर से आज यहाँ पे अपन लोगों ने देख लिया। ठीक है। बच्चों प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि बच्चों यूकैरियोट्स में लीनियर और डबल स्ट्रैंडेड होता है। लीनियर डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अरेंज होता है। कैसे अरेंज होता है बच्चों? लीनियर वाला डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अरेंज होता है। अच्छा अब मुझे ये बताओ बच्चों कि कौन सा डीएनए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है? बताओ, सोचो। फिर से कहूंगी कि वीडियो को पॉज करना, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखना और फिर से रिज्यूम करके तब आगे वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है। तो बच्चों कौन सा डीएनए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है? बताओ मुझे, कौन सा ऑर्गेनाइज्ड होता है? बच्चों लीनियर डीएनए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। ठीक है। अब बच्चों प्रोकैरियोट्स में एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों? प्रोकैरियोट्स में होता है। और ये कैसा होता है? हमारा सर्कुलर डीएनए होता है। अब ये एक्स्ट्रा है, मतलब अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी प्रोकैरियोट्स वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एक होता है हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल, उसके अलावा हमारा होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल।
तो जो मेन हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था उसे हम लोग जीनोफोर बोल रहे थे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल था वो क्या था बच्चों, प्लाज्मिड था। और प्लाज्मिड का काम क्या होता है कि ये जो होता है एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोट्स को, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है विरुलेंस कॉजिंग प्रॉपर्टी इनको प्रोवाइड करता है। ठीक है। जबकि बच्चों यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड्स जनरली एब्सेंट होते हैं। बट बच्चों एक एक्सेप्शन है क्या, इसका यीस्ट। यीस्ट में बच्चों हमारा 2 माइक्रोन प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। बच्चों एक्सेप्शन तो हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज नीट लव्स एक्सेप्शंस, इसलिए एक्सेप्शन आपको जरूर याद रखना है। वैसे ये भूल भी जाओ कि क्या था, भूलना नहीं है ऑब्वियसली, बट एक्सेप्शंस को अच्छे से ध्यान में रखना है कि यूकैरियोट्स में जनरली तो हमारे प्लाज्मिड्स एब्सेंट होते हैं, बट यीस्ट में हमारा 2 माइक्रोन प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब बच्चों प्रोकैरियोट्स में जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो एब्सेंट होता है। मतलब अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट फीचर भी है। लेकिन बच्चों यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनील्स के अलग फंक्शन होते हैं। तो बच्चों प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं। जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट है तो ना इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना गोल्जी बॉडी होगी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा। ठीक है। जबकि बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स में ये ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से यूकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनील्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब बच्चों प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम होते हैं। अब बच्चों प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम के थ्रू होती है। और जबकि बच्चों हमारे यूकैरियोट्स में मोनोजोम या मोनोराइबोसोम सिस्टम मेनली देखा जाता है। अब बच्चों ये पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम क्या होता है, तो बच्चों इसमें क्या होता है कि एक ही एमआरएनए होता है। अभी अब आपको ये टर्म्स थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे, एमआरएनए, आरआरएनए। ठीक है। ये टर्म्स हमको थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे। ठीक है। तो बच्चों लेकिन अभी थोड़ा सा याद रख लेना कि क्या होता है ये टर्म, जिससे कि आप लोगों का कोई अगर एमसीक्यू आ जाता है तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। बाकी हम लोग इसके बारे में एमआरएनए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनए जो भी होते हैं, आरआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, इन सब के बारे में हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि क्या था। तो बच्चों क्या होता है कि एक ही एमआरएनए पर मल्टीपल राइबोसोम्स साइमल्टेनियसली काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों की एक ही एमआरएनए एक ही होता है और उस पे बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। पॉलीजोम मतलब पॉली मतलब मैनी, मैनी राइबोसोम। ठीक है। नाम से ही थोड़ा सा आप पता लगाओगे कि पॉली राइबोसोम, पॉली मतलब मैनी, राइबोसोम मतलब मैनी राइबोसोम। मैनी राइबोसोम कहाँ पर होते हैं, एक ही एमआरएनए पर साइमल्टेनियसली एक साथ मतलब काम कर रहे होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में बच्चों मोनोराइबोसोम मतलब एक एमआरएनए और एक ही राइबोसोम होता है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो बच्चों प्रोकैरियोट सेल्स हमारे सिंपल और प्रिमिटिव होते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स हमारे हाईली ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड होते हैं। ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस को समझेंगे। ठीक है। दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं, प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल है और एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक है, लेकिन बच्चों इनकी जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में काफी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। तो इनके अब हम लोग देखते हैं। अगेन बच्चों ये जो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स होते हैं ना, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी हम लोग ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में कंपैरिजन देखा, अब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन देख रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल वॉल से। तो सेल वॉल में जो हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है। जबकि एनिमल सेल में बच्चों सेल वॉल एब्सेंट होती है। आप अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल को सेल वॉल की जरूरत क्यों होती है? ठीक है। एनिमल सेल में तो एब्सेंट है,
लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट है। तो बच्चों प्लांट सेल को क्यों जरूरत है सेल वॉल की? इस चीज का क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आप लोग सोचो कि क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को, है ना? क्यों बच्चों, क्यों जरूरत होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि बच्चों ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट भी करती है और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी। जबकि एनिमल सेल्स को तो मूवमेंट भी करना है। अब बच्चों मूवमेंट करवाने के लिए उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्लांट सेल को मूव तो करना नहीं है, तो प्लांट सेल को फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। इसलिए बच्चों ये इसको प्रोटेक्ट भी करता है और ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब प्लांट सेल रिजिड होते हैं और एनिमल्स कैसे होते हैं बच्चों? हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये बच्चों सेल वॉल जो होती है ना प्लांट सेल में, वो बनी किसकी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो बच्चों जो प्लांट सेल होते हैं उसमें प्लाज्मोडेस्माटा हमारा प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं बच्चों? ये प्लांट सेल को कनेक्ट करने वाले छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या फिर चैनल्स होते हैं, जिनके थ्रू सब्सटेंसेस हमारे एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं। क्या होते हैं बच्चों ये प्लाज्मोडेस्माटा? तो प्लाज्मोडेस्माटा देखो थोड़ा सा इधर अपने ये डायग्राम भी है कि ये एक सेल, एक प्लांट सेल ये है, एक प्लांट सेल ये है। अब इनके बीच में क्या अंदर भरा हुआ होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो बच्चों क्या होगा? साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म, एक सेल, साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू जो होते हैं हमारे सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। तो बच्चों इसका फंक्शन क्या होगा प्लांट सेल में? सॉरी, प्लांट सेल में इसका फंक्शन क्या होगा? हेल्प, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और ये हमारा ट्रांसपोर्ट करता है किसका? वाटर का, आयंस का, न्यूट्रिएंट्स का। जबकि बच्चों एनिमल सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट सेल में हमारा सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है सेंट्रोजोम का? बच्चों सेंट्रोजोम हमारा स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो हमारे स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? सेंट्रोजोम करता है। बच्चों अभी ये जो कुछ टर्म्स है ना, अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना कि प्लांट सेल में कौन सा प्रेजेंट है और एनिमल सेल में कौन सा एब्सेंट है या प्रेजेंट है। अभी लेकिन हम लोग इसके बारे में जब हम लोग सेल ऑर्गेनील्स वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि सेंट्रोजोम का काम क्या होता है। जो सेंट्रोजोम होता है, ये जब हमारा सेल डिवीजन हो रहा होता है, सेल डिवीजन के टाइम पर ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग प्लास्टिड पे। तो बच्चों प्लास्टिड जो होती है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। अब प्लास्टिड का काम क्या है? ये बच्चों प्लांट्स में किचन, किचन यानी फूड प्रिपरेशन का भी काम करती है। और बच्चों ये स्टोर करने का भी काम करती है, स्टोरेज रूम भी कह सकते हैं। और बच्चों ये कलर भी प्रोवाइड करती है, मतलब इसे हम लोग कलरिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। तो बच्चों इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो प्लास्टिड है ये हमारा खाना बनाने का भी काम करती है। तो बच्चों खाना बनाने में कौन मदद कर रहा होगा? इसका क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है बच्चों, इसके बाद में फिर ये हमारा कलर भी प्रोवाइड करती है। कलर भी प्रोवाइड करेगा तो क्रोमोप्लास्ट, मतलब ये क्या होते हैं हमारे कलरिंग पिगमेंट होते हैं इनके पास। और बच्चों ये स्टोरेज का भी काम करती है, मतलब ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट हमारा हेल्प करता है स्टोरेज में, स्टोरेज ऑफ फैट, ऑयल्स। अभी हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। और बच्चों ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब बच्चों प्लांट सेल में जो होता है हमारा, जो वैक्यूल होता है ना प्लांट सेल में, वैक्यूल कैसा होता है बच्चों? लार्ज होता है। और कैसा होता है? सेंट्रल होता है। कैसा होता है बच्चों प्लांट सेल में वैक्यूल? लार्ज होता है एंड सेंट्रल होता है। और वैक्यूल में हमारा क्या चीज स्टोर होता है बच्चों? सेल सेप स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? सेल सेप होता है स्टोर। और ये जो वैक्यूल होता है ये टर्जिडिटी को भी मेंटेन करता है प्लांट सेल में। क्या करता है ये? टर्जिडिटी को भी मेंटेन करता है। अब बच्चों सेल सेप क्या होता है? तो बच्चों सेल सेप जो होता है, सेल सेप के अंदर हमारा क्या होता है?
पानी होता है, शुगर होता है, सॉल्ट होते हैं, पिगमेंट होते हैं और वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो इन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है? सेल, सेप बनता है। ठीक है। तो बच्चों अब इसमें क्या हुआ कि वैक्यूल क्या कर रहा था? टर्जिडिटी को भी मेंटेन कर रहा था, सब्सटेंसेस को भी स्टोर कर रहा था और ऑस्मोटिक बैलेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है। जबकि बच्चों एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। ठीक है। अब बच्चों प्लांट सेल में जो ये जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं ना, क्या होते हैं बच्चों? ये प्लांट सेल में जो ये लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, अब वैक्यूल लार्ज है तो ये जो है न्यूक्लियस को कहाँ पर पुश कर देता है बच्चों? कहाँ पर पुश कर देता है? पेरिफेरी में। मतलब क्या है कि ये देखो, ये कोई सेल है, सेल में हमारा, सेल कोई सेल क्या मतलब प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस को कहाँ धक्का मार देता है? साइड में धक्का मार देता है। मतलब कहाँ न्यूक्लियस कहाँ पहुंच जाता है? उसकी वजह से पेरिफेरी में पहुंच जाता है। जबकि बच्चों एनिमल सेल में वैक्यूल कैसा था? स्मॉल था। अब छोटा है तो मतलब वो न्यूक्लियस को धक्का नहीं मारता है, तो न्यूक्लियस कहाँ रहता है? सेंटर में ही रहता है। कहाँ रहता है? सेंटर में ही रहता है। इसका मतलब जो प्लांट सेल में वैक्यूल है ना, वो बड़ा बॉस होता है जो न्यूक्लियस को साइड कर देता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या कि प्लांट सेल में ग्लाइओक्सिजोम और स्पेरियोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइओक्सिजोम एंड स्पेरियोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। अब बच्चों प्लांट सेल में ग्लाइओक्सिजोम और स्पेरियोसोम का क्या काम होता है? तो बच्चों ग्लाइओक्सिजोम जो होता है वो हमारे फैट को मेटाबोलाइज करता है, जबकि बच्चों स्पेरियोसोम हमारा लिपिड को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? लिपिड को स्टोर करते हैं। तो ग्लाइओक्सिजोम ने फैट को मेटाबोलाइज करेगा और स्पेरियोसोम हमारा लिपिड को स्टोर करेगा। ये हमारे एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है। अब बच्चों जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में की जो माइटोसिस होती है वो हमारी कैसी होती है बच्चों? वो एसेंट्रिक होती है एंड एनेस्ट्रल होती है। कैसी होती है? हमारी एसेंट्रिक होती है एंड एनेस्ट्रल होती है। एसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? मतलब इनके पास में प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और बच्चों एस्टर्स भी एब्सेंट होती हैं। ठीक है। जबकि बच्चों एनिमल सेल की माइटोसिस कैसी होती है? सेंट्रिक होती है और एस्ट्रल होती है। ठीक है। इसका मतलब सेंट्रिक का मतलब क्या? इनके पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और इनके पास में एस्टर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों सेंट्रियोल क्या होता है? जो सेंट्रियोल होते हैं ये हमारे कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों? हमारे सेंट्रोजोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी मैंने सेंट्रोजोम का क्या फंक्शन बताया था कि ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो इसलिए इस वजह से ही सेंट्रियोल का भी क्या काम हुआ बच्चों कि ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल होता है ना, सेल डिवीजन के टाइम पर इस सेंट्रियोल के आसपास में स्टार लाइक रेज बनती हैं। कैसी रेज बनती है बच्चों? स्टार लाइक रेज बनती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर्स कहते हैं। जैसे आपने सन देखा हुआ है, ये देखो ये क्या हुआ? मेरा सेंट्रियोल हुआ। ठीक है। अब सेंट्रियोल के आसपास में इस तरीके से, जैसे हमारी सन में इस तरीके से रेज बनी हुई होती है, इसी तरीके से हमारी इसमें भी रेज बनी हुई होती हैं। ठीक है। बच्चों ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, नीट में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि जो प्लांट सेल में माइटोसिस होता है वो एसेंट्रिक होता है और एनेस्ट्रल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में कैसा होता है? सेंट्रिक होता है एंड एस्ट्रल होता है। ठीक है। अब बच्चों प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड से होती है। कैसे होती है बच्चों? सेल प्लेट मेथड से होती है। मतलब ये सेंटर से आउटसाइड की तरफ ग्रो करती है। कैसे ग्रो करती है? ये सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो करती है। अब जब कोई चीज सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो करती है तो इस तरीके के साइटोकाइनेसिस को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है। जबकि बच्चों एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस सेल्फरो मेथड से होती है। सेल्फरो मेथड में क्या होता है कि ये आउटसाइड से, मतलब ये बाहर से सेंटर की तरफ होती है। कैसे होती है? बाहर से सेंटर की तरफ। अब कोई भी चीज सेंटर की तरफ आ रही है तो उसे क्या कह देते हैं हम लोग? सेंट्रीपीटल कहते हैं। इसलिए बच्चों इसे सेंट्रीपीटल साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है।
So students, although both plant and animal cells are eukaryotic, but they differ in structure, organelles and mode of cell division. ठीक है, अब बच्चों हम डायग्राम्स के थ्रू इन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, डेट इज हमारे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को। ठीक है, अच्छा ये है। लेकिन बच्चों अब हम लोग ना प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखने से पहले ये देख लेते हैं, मैंने अभी आपको साइटोकाइनेसिस बताया था कि प्लांट सेल में कैसे हो रहा था बच्चों वो साइटोकाइनेसिस, उसके थ्रू सेल प्लेट के थ्रू हो रहा था, और जबकि एनिमल सेल में कैसे हो रहा था बच्चों, सेल फरो से हो रहा था। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा इसलिए डायग्रामेटिक बेसिस से समझाया कि आप लोग को थोड़ा समझ में आए कि क्या चीज सेंटर से आउटसाइड की तरफ जा रही है या आउटसाइड से सेंटर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इधर से टीलोफेज वाले फेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या था बच्चों, आप अपन को मालूम है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेल फरो मेथड नहीं होता है, इंस्टेड एक न्यू सेल प्लेट फॉर्म होती है। ठीक है, क्या बनती है बच्चों, एक सेल प्लेट बनती है। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, हमारा टीलोफेज स्टेज में है, जहां पर हमारे ये क्या है, दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, जो कि हमारे कहां पर, ऑपोजिट पोल्स पर फॉर्म हो जाती हैं। कहां पर, ऑपोजिट पोल्स पे फॉर्म हो जाती हैं। और जब आप लोग ना इससे अभी जब अपन लोग सेल डिवीजन वाला लेक्चर देखेंगे तो आप लोग इससे पहले भी और स्टेजेस आती हैं, जैसे इससे पहले एनाफेज आएगी हमारी, एनाफेज से पहले मेटाफेज आएगी, मेटाफेज से पहले प्रोफेज आएगी, ये हमारी लास्ट स्टेज है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है, ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई अपने सेपरेट सेपरेट पोल्स पर चली जाती हैं, और इनके बीच में क्या होते हैं बच्चों, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। अभी तक हम जो बता रहे थे कि सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर में हेल्प करता है, तो अभी यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर वगैरह सब डिसअपियर होने लगते हैं। तो अब जो सेल है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों कि गोल्जी बॉडी बहुत सारी वेसिकल्स सेंटर यानी इक्वेटर पर कलेक्ट होने लगती हैं। तो अपन लोग जब गोल्जी बॉडी का भी फंक्शन पढ़ेंगे कि वो पैकेजिंग करता था, और फिर पैकेजिंग के बाद में वो वेसिकल्स के फॉर्म में सब्सटेंसेस को भेजता है आगे। ठीक है, तो ये बच्चों ये जो है ना गोल्जी बॉडी से ये बहुत सारी वेसिकल्स कहाँ पर, हमारी इक्वेटर पे यानी कि सेंटर पर कलेक्ट होने लगती हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो है ना वेसिकल्स हमारी फ्रेगमोप्लास्ट एरिया में अरेंज होती हैं। अब ये वेसिकल्स बच्चों बाद में ये देखो सब फ्यूज हो गई हैं, और ये फ्यूज होकर हमारी क्या बना रही है बच्चों, ये देखो ये सेल प्लेट बना रही है। क्या बना रही है, सेल प्लेट बना रही है। अब ये जो वेसिकल्स हैं फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सेल प्लेट कह रहे हैं। ठीक है, ये न्यू डिवाइडिंग सेल की बिगनिंग होती है। अब ये सेल प्लेट सेंटर से, ये देखो ये अब ये सेल प्लेट है ना, ये सेल प्लेट ये बीच में है अभी सेंटर में, और ये क्या होगा इसका आउटवर्ड। तो बच्चों ये सेल प्लेट सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है। कैसे ग्रो करती है बच्चों, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है। ठीक है, अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है। अब बच्चों अभी मैंने पीछे भी बताया था कि अब ये जो है सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, तो बच्चों किस टाइप का साइटोकाइनेसिस हुआ, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, बताओ मुझे कैसा हुआ। इसलिए बच्चों बताओ मुझे कैसा हुआ, ये सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। तो बच्चों ये सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा सेंटर से आउटसाइड की तरफ ग्रो करता है। तो बच्चों सेल प्लेट फिर धीरे धीरे पेरेंट सेल वॉल तक पहुंचती है, और फाइनली जो सेल प्लेट है वो पेरेंट सेल वॉल से फ्यूज हो जाती है, और ये जो है बच्चों हमारे दो सेपरेट डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। ये देखो ये सेल प्लेट बन गई है हमारी। आपको ये पूरा डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक थोड़ा सा विजुअलाइज करवाना चाहती थी, इसलिए मैं ये डायग्राम रखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, बस आपको तो ये याद रखना है कि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, सेल प्लेट के थ्रू होता है, और सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस होता है या सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल। अब आप लोग इससे थोड़ा सा ध्यान रख पाएंगे कि ये देखो सेल प्लेट बीच में बनी थी, और ये अब हमारा जो है सेंटर से आउटसाइड की तरफ ग्रो कर रही है, तो फिर इसलिए इसमें कैसा हुआ, हमारा सेंट्रीफ्यूगल हुआ। तो बच्चों प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल की वजह से साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, लेकिन बच्चों एनिमल सेल में तो अब सेल वॉल है नहीं है,
क्या नहीं है, सेल वॉल है नहीं है। तो इसमें कौन से मेथड से होता है, हमारे सेल फरो से होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग का टीलोफेज बिल्कुल हमारा प्लांट सेल जैसा है। और अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कि वहां पे तो हमारी जो वेसिकल्स थी वो हमारे फ्रेगमोप्लास्ट वाला जो एरिया था वहां पर जाके सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर रही थी। बट बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इक्वेटर में ना कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो होती है वो हमारी किससे मिलकर बनी हुई होती है बच्चों, ये बनी हुई होती है एक्टिन माइक्रोफिलामेंट से और मायोसिन प्रोटीन से। किससे, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट से एंड मायोसिन प्रोटीन से। तो बच्चों ये क्या करती है ना, कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल तो इनके पास है नहीं है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पुल करती है, मतलब अंदर की तरफ खींचती है। अब कोई चीज हमारी बच्चों बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है मतलब सेंट्रीपीटल हो रहा है। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो होता है ना हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, फिर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये देखो ये पहले यहाँ पे थोड़ी सी, अभी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ने थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचा हुआ है। फिर क्या हुआ, हमारी कॉन्ट्रेक्टाइल जो रिंग है वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसकी वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और अंदर की तरफ, ये देख रहे हो आप, और अंदर की तरफ डीप चली जाती है। ठीक है, इसी इनवर्ट डिप्रेशन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सेल फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सेल फरो बोलते हैं। उसके बाद में बच्चों क्या हुआ कि ये जो है ना फरो, अब ये हमारा ग्रेजुअली और डीप होता है और फिर ये ऑपोजिट सेल तक पहुंचने लगता है। अब ये आउटसाइड से सेंटर की तरफ मूव करते हैं। अब आउटसाइड से सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से फाइनली क्या होता है बच्चों, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना ये पिंच ऑफ हो जाता है और ये हमारे दो डॉटर सेल सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन लोगों ने इस साइटोकाइनेसिस का, अब आप लोग को थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर सकते हो कि इसमें देखो ये अंदर की तरफ आ रहा है, उसमें वो बाहर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो बच्चों ये चीज होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। तो इससे रिलेटेड बच्चों में एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। पहले आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा और फिर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो बच्चों एनिमल सेल में फरो इनवर्ड क्यों जाता है, क्यों जाता है बच्चों, बताओ मुझे क्यों जाता है, फरो इनवर्ड क्यों जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों, किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का। किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का। और बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग किसकी मिलकर बनी होती है, जल्दी से बताओ, अभी बताया था मैम ने, रिकॉल करो रिकॉल करो। किसका मिलकर बना होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, जल्दी से बताओ किसका मिलकर बना था, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स एंड मायोसिन प्रोटीन का। ठीक है, चलो बच्चों अब ये हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस। अब हम लोग थोड़ा सा अपने ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का, मैंने आपसे बोला था थोड़ा सा डायग्राम के बेसिस पे देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे प्लांट सेल का डायग्राम है और ये हमारा क्या है, एनिमल सेल है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्लांट सेल से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो बच्चों मैं आप लोग से कहूंगी कि पहले आप लोग इस स्ट्रक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करो। ठीक है, और फिर ये नहीं कहूंगी कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कौन सा प्लांट सेल है कौन सा एनिमल सेल है, क्योंकि फिर आप लोग कह दोगे मैम हम तो स्मार्ट हैं, हमें तो दिख रहा है कि कौन सा प्लांट सेल है कौन सा एनिमल सेल है ना। तो इसके लिए मैं आपके लिए आगे क्वेश्चंस वगैरह लेकर आऊंगी, तब आपसे पूछूंगी, तब बताना आपकी कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ये देख रहे हो, ये सबसे बाहर वाली ये है थिक लेयर जो आपको दिख रही है, ये क्या है बच्चों, हमारी सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल मैंने अभी पीछे बताया था किससे मिलकर बनी हुई होती है बच्चों, सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो होता है प्लांट सेल को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट क्यों होती है, बताओ मुझे जल्दी से, याद करो कि क्या बताया था मैंने और फिर मुझे बताओ कि एनिमल सेल में एब्सेंट क्यों होती है। ठीक है, चलो जब तक हम लोग आगे का पढ़ लेते हैं तब तक आप लोग सोचना कि क्यों होती है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों,
ये सेल वॉल था। अब सेल वॉल के अंदर ये वाली जो लेयर है, अब ये क्या है बच्चों हमारी, इसमें ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है बच्चों? थोड़ी थिन होती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है बच्चों? ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और ये कंट्रोल करती है एंट्री को और एग्जिट को। मतलब ये अलाउ करेगी कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। जैसे स्कूल गार्ड थे ना अंकल, कि कुछ ही लोग को अंदर आने देंगे जो ड्रेस में है। ठीक है, याद करो जल्दी से पहुंचो उधर। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये देखो ये क्या है हमारा? वैक्यूल है। ये है इधर वैक्यूल। ये देखो प्लांट सेल में हम लोगों को लार्ज और सेंट्रल दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल दिख रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जब लार्ज वैक्यूल था, इसने न्यूक्लियस को कहाँ पुश किया था? जल्दी से याद करो, कहाँ पर पुश किया था? कहाँ धक्का मार के भगा दिया था इसने न्यूक्लियस को? क्योंकि ये लार्ज था, सेंट्रल था। कहाँ भगा दिया था बच्चों? बताओ जरा मुझे, कहाँ भगाया था? जल्दी से याद करो, कहाँ भगा दिया था? मैम पेरिफेरी पे भगा दिया था। आपको ये भी नहीं पता? हाँ, ये देखो इसने कहाँ पे न्यूक्लियस को कहाँ भेज दिया? ये पेरिफेरी पर भेज दिया है। ठीक है, अब न्यूक्लियस का बच्चों काम क्या होता है? ये देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है बच्चों? ये हमारा कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को। और इसके पास में क्या होता है बच्चों? डीएनए भी होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फिर से एक क्वेश्चन याद आ गया। आप भी कहोगे मैम कितने क्वेश्चन पूछोगी? नहीं बच्चों, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन से ना अपना थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है और रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है करना। ठीक है, तो बच्चों याद करो जरा कि अब यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग ज्यादा एडवांस्ड क्यों कहते हैं? जल्दी से अब इसका भी आंसर सोचो और फिर अपने कहीं पर कॉपी में लिख लो या अपने माइंड में ही उसे रिकॉल करो। मैं तो आपको कहूंगी कि आप रिकॉल करो, इससे थोड़ा सा आप लोग को भी चीजें याद करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब ये बताओ, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। क्या देख लेते हैं अब हम लोग? ये देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हमारा एनिमल सेल में तो एब्सेंट ही होता है। ठीक है, अब मुझे इस चीज का फिर से आंसर देखना कि जो है एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्यों एब्सेंट होता है। ठीक है, क्यों एब्सेंट होता है? अगर आंसर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर बच्चों आप लोग को आंसर नहीं आ रहे हैं ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोगों को रिप्लाई करके आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताऊंगी। ठीक है, अब बच्चों क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस, मतलब खाना बनाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्या, अपना ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया है। बच्चों ये जो हमारे को ये कैसे दिख रहे हैं? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका काम क्या होता है बच्चों? ये एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों देखो ये हमारी ईआर है। ईआर भी टू टाइप की होती है बच्चों, रफ होती हैं और स्मूथ होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारा गोल्जी अपैरेटस है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस हमारा किसमें? पैकेजिंग में हेल्प करता है। जबकि जो हमारा ये ईआर है ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सेल का। इसके बारे में भी अपन लोग आगे पूरा डिटेल में सेल ऑर्गेनील वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बच्चों आप ये देख रहे हो कि ये जो हमारे ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं और प्लांट सेल में भी दिख रहे हैं। इन स्मॉल टाइनी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। थोड़ा सा रिकॉल करो, प्लांट सेल में कौन से टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बच्चों? 70S। और एनिमल सेल में आप लोग बताना, मैं नहीं बताऊंगी। कि प्लांट में तो मैंने बता दिया 70S, अब एनिमल में आप लोग बताना कि कौन से टाइप के राइबोसोम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो है बच्चों, अच्छा मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि बच्चों जो है हमारा कौन सा ऑर्गेनील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? ठीक है, मुझे बताना। मैम को तो पता ही नहीं है कि विच ऑर्गेनील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन का आंसर दे देना, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं आपको। ठीक है, अब मुझे ये बताना कि विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट हेयर कंपेयर टू प्लांट सेल। ठीक है, मुझे बताना कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। ठीक है, इन सब के आंसर बच्चों मुझे इस क्वेश्चन का तो स्पेशली आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है,
और उसके अलावा अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो पॉज द वीडियो, ट्राई आंसरिंग योरसेल्फ एंड देन चेक द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर से हम लोगों को क्या सीखा हम लोगों ने, दैट यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर एडवांस्ड। क्यों? क्योंकि इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, कि इनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोट्स होते हैं, बट द डिफर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।